मैं छवि हाजिर हूं लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम बातें करेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विविध व्यवसायों के नवीनतम तकनीकों की, उससे जुड़े उपकरणों की और नए खोजों की। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृषि क्लिनिक खोलने को सरकार देगी अनुदान। आलू की फसल को लाही कीट के प्रकोप से बचाएं और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर बीडर मशीन। राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा किसानों की फसलों को सुरक्षित और देखभाल करने के लिए प्रखंड कृषि क्लिनिक खोलने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों पटना के बामेती सभागार में एक संगोष्ठी के दौरान माननीय कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि जो युवा कृषि से पढ़ाई किए हैं वो अपने गांव में कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके लिए 2 लाख रुपए की मदद सरकार करेगी, जिससे कि किसानों के फसलों से संबंधित समस्या का निराकरण तुरंत होगा। कहा कि जो बिहार के कृषि कॉलेज से बच्चे पढ़ के आएंगे बाहर, हर प्रखंड में कृषि क्लिनिक हम लोग खोल देंगे। किसी भी प्रकार का बीमारी आपको खेत में दिखे या आप चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा खेती क्या करें नहीं करें, प्रखंड मुख्यालय में जाइएगा, बड़ा सा बोर्ड वहां आपको मिल जाएगा, कृषि क्लिनिक लिखा हुआ। किसान भाई बहनों, अभी इन दिनों आपके आलू की फसल में लाही कीट के प्रकोप की संभावना रहती है, जिससे बचाव के लिए पीले रंग की दफ्ती लगाकर मोबिल लगा दें। इससे कीट इस पर आकर्षित होंगे और फंसकर खत्म हो जाएंगे। इसके साथ ही अमीडा क्लोफिड का छिड़काव भी आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। किसान भाई बहनों, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आप बायोमास तकनीक अपना सकते हैं। अपनी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप फसल काटने के बाद जीरो टिलेज से अपने खेतों में सीधी बुआई कर सकते हैं। इससे उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। कृषक बंधु अपनी पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण मशरूम बेहद लोकप्रिय सब्जी है। न केवल उपभोक्ताओं बल्कि उत्पादकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है, जिसका कारण है कि इसके उत्पादन में बेहतर मुनाफे का सुनिश्चित होना। इस मुनाफे को आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्नत प्रभेदों का प्रयोग बेहद जरूरी है, जिससे आप बेहतर फसल प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा लाभार्जन भी कर सकते हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप कम स्थान और निवेश के साथ कुछ उत्पादन करना चाहते हैं तो मशरूम एक बेहतर विकल्प है। यदि आप सामान्य रूप से लोकप्रिय ओयस्टर मशरूम यानी कि ढिंगरी मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं तो इसके लिए उन्नत प्रभेदों का ही चयन करें, जिससे कि आपको एक बेहतर उत्पादन मिल पाए और आप अपनी मेहनत का पूरा लाभ ले पाएँ। ओयस्टर मशरूम के उन्नत प्रभेद में प्लूरोटस सिनिट्रोफिलेटस, प्लूरोटस साजर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा आप बटन मशरूम की भी खेती कर सकते हैं। सब्जियों में कई तरह के उत्पादन से कई किसान न केवल जीवन यापन कर रहे हैं बल्कि अच्छा लाभार्जन भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है शंकर महतो, जो बड़ी पहाड़ी पटना के निवासी हैं और 5 कट्ठा जमीन में बड़ी कर्मठता से फूल गोभी और अन्य सब्जियों का उत्पादन करके बेहतर मुनाफा ले रहे हैं और अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। 25 मन 4 कट्ठा में फूल गोभी हुआ, लगी 5,000 लगा, मुनाफा 10,000 हुआ। पावर बीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल को उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है।
इसका संचालन सुरक्षित है और निराई गुड़ाई के लिए यह बेहद लाभदायक मशीन है। हम जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं अंटा घाट सब्जी मंडी पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताज़ा भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 3500 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी PDMC योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। जाना अपने मंडी का भाव, ली जानकारी नवीनतम तकनीकों और उपकरणों की, और साथ ही साथ आपने जाना अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज को भी। हम आशा करेंगे कि आगे की कुछ कड़ियों में आपकी सफलता की कहानी आपके दूसरे साथियों तक हम पहुंचा सकें। फिलहाल कार्यक्रम में समय हो चला है आगे बढ़ने का। कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके साथ जो सबसे अहम भूमिका निभाता है वो है पशुपालन।
जिसकी की बेहद ज़रूरत होती है लोगों को, और बहुत सारे लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर हम पशुपालन में दुग्ध उत्पादन की बात करें तो आइए आज इस कार्यक्रम में इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करते हैं डेयरी उत्पादन में ज़्यादा दूध देने वाले जानवरों की पहचान कैसे की जाए और दुग्ध उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। किसान बंधुओं नमस्कार। जब दूध का खपत बढ़ जाता है तो हमारे पशुपालक ये सोचते हैं कि अब नई पशु खरीदनी है और वो भी अधिक दूध देने वाली। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है ज़्यादा दूध देने वाली पशुओं की पहचान और दूध बढ़ाने के उपाय। इन तमाम जो मैंने आपसे बातचीत किया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत निराला। डॉक्टर रविकांत सर, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। सर, चूँकि आप एक वैज्ञानिक हैं और ये आम बात है किसानों के लिए कि वो जाते हैं बाज़ार में या जहाँ मेला लगा हुआ है और उसके बाहरी देख के कि वो उसका कैसा मोटा ताज़ा दिख रहा है कि नहीं, वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन एनिमल साइंस क्या कहता है, किन लक्षणों को देखकर उन्हें दुधारू पशुओं को खरीदना चाहिए? आप लोग मेला में या कहीं भी जानवर को ख़रीदने जाते हैं, खास करके गाय और भैंस को ख़रीदने जाते हैं, तो उसका पर्पस होता है दूध। दूसरे कंट्रीज में भी काफ़ी जानवर पाली जाती है, लेकिन वहाँ मीट के लिए चाहे बीफ हो, कारा बीफ हो या फिर मटन है, छोटे अगर एनिमल्स हम भेड़ बकरियाँ का देखें तो उसके लिए परचेज करते हैं। लेकिन हम लोग जो हिंदुस्तान में, बिहार में खास करके जो गाय और भैंस पालते हैं वो दूध के लिए पालते हैं। तो इसलिए दूध का जो मेन ऑर्गन है, दूध का जो इंडस्ट्री है, जहाँ बायोलॉजिकल वैल्यू एडिशन हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, वो ऑर्गन है थन, जिसको हम लोग अडर कहते हैं। तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो जब हम गाय को या भैंस को ख़रीदने के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उसको हम बाहरी से देखेंगे कि किस तरह के एनिमल्स हैं। तो कुछ नहीं समझ में आए तो बताया जाता है कि कम उम्र के जानवर को लो। तो आमतौर पर जो क्रॉस ब्रीड हैं वो 12 से 13 महीने में तो आजकल कंसीव कर जा रही है, तो 25 मंथ्स में वो बच्चा दे देती है, 2 साल के करीब करीब। लेकिन नॉर्मली 2.5 साल में वो बच्चा दे देती है। तो अगर फर्स्ट लैक्टेशन में है, फर्स्ट पैरिटी में है, तो उसको परचेज करने की प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर पैरिटी नहीं मालूम है और हमको दूध के बेस पे लेना है, तो उसका हम देखेंगे कि किस तरह के एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जानवर का कोनिकल स्ट्रक्चर हो, यानी आगे से पतला और पीछे चौड़ा हो। बॉडी में शाइनिंग हो, यानी उसका हेयर स्किन काफ़ी शाइनिंग हो, उसका प्यूपिल जो आइज़ है काफ़ी शाइनिंग हो। एक्साइटेड स्टेट में जानवर को रहना चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए, और स्किन उसका ढीला ढाला होना चाहिए, लूंज पूंज अरेंजमेंट होना चाहिए। बहुत टाइट अरेंजमेंट रहेगा तो दूध देने वाली नहीं रहेगी। तो इसलिए इसको हम ध्यान में रखते हैं। तो ये सब तो ऊपर से देखने का है। रंप उसका धंसा हुआ होना चाहिए, स्केल्टन दिखे, जब बच्चा दे दिया तो उसमें दिखना चाहिए, प्रोमिनेंट हो। और सबसे इम्पोर्टेंट देखने की आवश्यकता है वो है उसका अडर, थन। थन जितना बड़ा उतना ज़्यादा दूध। अगर थन काफ़ी प्रोमिनेंट है यानी वो अच्छा दूध देने वाली है। इसके अलावा हम उसका जो टीट्स है वो देखते हैं। टीट लंबा लंबा होना चाहिए। जो जानवर दूध ज़्यादा देती है उसका टीट्स जो है लंबा लंबा होना चाहिए। और जो दूध का फॉर्मेशन होता है वो लैक्टियल ग्लैंड में होता है। तो उसमें जो वेन्स, आर्टरीज और जो प्रोमिनेंसी है वो रिंकल टाइप का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसको हम लोग मिरर इमेज कहते हैं, कि काफ़ी वो उलझा हुआ हो। जितना ज़्यादा उसमें वेन्स, आर्टरीज डेवलप हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसका मतलब कि दूध का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा हो रहा है और दूध ज़्यादा देने वाले जानवर होंगे। ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई सर, वो तो उसका लक्षण हो गया कि हाँ इस लक्षण इस तरह का चीज़ें देखें तो वो नॉर्मली वो अच्छा दूध देती है। एक जहन में बात ये आती है सर कि क्या जैसे कहते हैं ना कि अगर आप इस प्रजाति का अगर आपने गाय या भैंस खरीदा तो अमूमन वो अच्छा ही दूध देती है। तो आप जैसा मैंने शुरू में कहा कि सर कि आज 40 लीटर भी जैसा कि आपके एक्सपो में हुआ था दूध देने वाली है, तो वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में सर वो कौन सी ऐसी प्रजाति की गाय या भैंसें उपलब्ध हैं जो अमूमन अच्छा दूध देती है? काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल हैं, तो हम कंसेप्ट से ही आंसर देते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि इंडिया एक ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन का देश है, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है।
और वर्ल्ड में जो यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है या फिर नॉर्थ अमेरिका है, इसमें टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन बड़े जानवर के लिए, बड़े एनिमल्स के लिए सूटेबल माना जाता है, क्योंकि वहाँ बड़े जानवर को फीड और जो बॉडी कंडीशन है वो बढ़िया उसमें सूटेबल होता है। और छोटे जानवर जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं और ख़ास करके ऑर्थोपोड्स, मॉस्क्यूटो या फिर हाउस फ्लाई, कई तरह के जर्म्स हैं, वर्म्स हैं, चाहे इक्टो पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, तो ये सब काफ़ी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक गर्म प्रदेशों में होता है। तो इसके लिए बढ़िया फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, तो इसमें ये ज़्यादा ग्रोथ करते थे। इस स्थिति में जो गर्मी जहाँ है वहाँ पे जानवर को दो तरह के प्रॉब्लम होता है। एक तो ये जो बाहरी पैरासाइट्स हैं या जर्म्स हैं या डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उससे उसको हेल्थ को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, उसकी इम्यूनिटी को बचाने की आवश्यकता होती है। और दूसरा इन्वायरमेंटल क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन है, जो हमेशा कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी ठंडक, कई तरह के इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर हम उत्तम क्वालिटी के नस्ल का अगर जानवर लाते हैं, जो खास करके हम यूरोप से क्रॉस ब्रीडिंग करने के लिए ला रहे हैं गाय को। अच्छा, वैसे भैंस में देखेंगे तो वर्ल्ड का सबसे सुपीरियर नस्ल का भैंस तो इंडिया में ही है, खास करके इंडिया के वेस्टर्न जो क्रिसेंट स्टेट्स बोले जाते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न एरियाज, इसमें ज़्यादा दूध देने वाली भैंस हैं। गाय भी अगर उत्तम नस्ल के भी इंडिया में के कंटेस्ट में देखेंगे तो इन्हीं एरियाज में। तो इसलिए हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा कि किस जानवर को हमको दूध के लिए रखना होगा। तो जैसे मुर्रा नस्ल के भैंस है, अगर भैंस में देखें तो मुर्रा नस्ल के दूध बहुत बढ़िया देती है, उसमें 35 लीटर तक रिकॉर्ड्स किया गया है। गाय में देखेंगे तो गाय में भी 2-3 तरह के नस्ल के हैं, जैसे साहिवाल हैं, थार पारकर है, साउथ इंडिया में देवनी है, इसमें अच्छा दूध देने, अब गिर है, रेड सिंधी है, इस सब वेस्टर्न स्टेट्स में है, काफ़ी दूध देती है। इसमें भी 25 लीटर 30 लीटर तक रिकॉर्ड्स किया गया है। सर, आपने जो एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपके जहाँ बिहार वेटनरी कॉलेज जहाँ से आप संबंध रखते हैं वहाँ भी एक प्रदर्शनी लगी थी। तो चूँकि ये जानकारी का ही एक बात है, तो इन प्रदर्शनियों में आखिर किसानों के लिए क्या होता है, वो उनको क्यों यहाँ अटेंड भी करना चाहिए, किस तरह की बातें उनको जानने को यहाँ पे मिल पाती है? कि उत्तम क्वालिटी के नस्ल का आप भैंसा भी तैयार करिए, बूल जिसको कहते हैं, या फिर सांड तैयार कीजिए जिसको सायर करते हैं। उसी तरह से बकरियां, भेड़ में भी उत्तम नस्ल के, उत्तम नस्ल मतलब यहाँ हुआ कि ज़्यादा दूध देने वाली जानवर है, उसको हम लोग तैयार करते हैं। जहाँ बीफ का डिमांड ज़्यादा है, मटन का डिमांड ज़्यादा है, तो वहाँ पर उसके लिए तैयार किया जाता है जिसका बैरल साइज़ ज़्यादा है, जिसका मीट ज़्यादा और गेन हो सकता है। तो इसी तरह से चीज़ों को देख करके किसान भाई यहाँ का उत्साहित होंगे कि किस तरह के एनिमल्स को कल्टीवेट करना है। सिर्फ हम दूध के लिए ही नहीं बल्कि इसके सीमेंट बेच करके भी हम अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए उत्तम नस्ल के जो गाय है, भैंस हैं, उसके बच्चे को हम लोग तैयार करें, ना कि इन्फीरियर क्वालिटी के बुल के लिए। इन्फीरियर क्वालिटी का अगर बुल हम ले रहे हैं जिसकी माँ 1.5 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर दूध दे रही है, उसका सांड तो कभी नहीं हम बनाएं और उसको हम लोग डिस्करेज करें। जिसका 50 लीटर, 40 लीटर क्रॉस ब्रीड में भी है, उसका सांड पैदा हो रहा है, या इंडिजिनस में भी अगर 25 लीटर, 30 लीटर दूध दे रहे हैं, तो उसी का सांड हम पैदा करेंगे और उसी का सीमेन के लिए इंसेमिनेशन करेंगे या फिर नॉर्मल मेटिंग कराने के परमिट करेंगे। इससे अगर इतना चीज़ हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा और दूध का रिवोल्यूशन हो जाएगा इंडिया में, जो आजकल हम देख रहे हैं कि इस और अवेयरनेस हो रहा है और लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर रविकांत सर, हमारे किसान पशुपालकों को जब वो नई और ज़्यादा दूध देने वाली पशु खरीदने जा रहे हों तो किन लक्षणों को देखना चाहिए, कौन सी प्रजाति खासतौर पे बिहार के लिए सूटेबल है, और बहुत सारी जानकारियाँ आपने उनको दी। आज कार्यक्रम में आए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी
खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं, ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही किसान ड्रोन का प्रयोग स्वामित्व योजना के अंतर्गत भूमि अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन और पशुधन ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकेगा। वैसे तो किसान ड्रोन आज देश की जरूरत है, पर ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर्स की कमी, ड्रोन के रखरखाव की चुनौती और ड्रोन चलाने के लिए जरूरी सुरक्षा निर्देशों की जानकारी की कमी जैसी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कई पहल किए हैं, जिनमें नीतिगत परिवर्तन भी शामिल हैं। कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि संस्थानों को 10 लाख तक का अनुदान, व्यक्तिगत किसानों की सहकारी समितियों जैसे CHC और FPO को भी ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। किसानों के खेतों में ड्रोन के लिए फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों FMTTI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत आकस्मिक व्यय के साथ ड्रोन लागत की 100% दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करने के अलावा ड्रोन फैसिलिटेशन सेंटर का विकास भी किया जा रहा है। कुशल ड्रोन ऑपरेटर्स की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रशिक्षित किसानों की DGCA द्वारा सभी जरूरी औपचारिकताएं प्रशिक्षण केंद्रों में ही पूरी कर ली जाएं, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। ड्रोन प्रौद्योगिकियों के अनूठे लाभों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने ड्रोन के जरिए 10 तरह के फसलों पर कीटनाशक के छिड़काव हेतु मानव संचालन प्रक्रिया SOP जारी किए हैं। आधुनिक कृषि उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कल तक जो किसान संसाधन के अभाव में मजबूर था, वो अब तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहा है। नए भारत की नई तस्वीर गढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाएंगे। ऐसी ही और भी जानकारियां आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ियों के जरिए। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम से इसी समय इसी चैनल पर। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नए विषयों, नई जानकारियों के साथ। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाजत। नमस्कार।